हेलो डियर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया होंगे डियर। तो हमारा प्लास्टिक एनालिसिस का कंटिन्यूअस लेक्चर चल रहे हैं डियर, और आज का जो टॉपिक है डियर वो कोलैप्स लोड के ऊपर है। कोलैप्स लोड के ऊपर डियर क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं डियर। तो आइए डियर, ये कोलैप्स लोड आपको मैंने यहाँ पे बताया था कुछ इस तरह से डियर। यहाँ पे डियर आपके पास सेफ मूवमेंट होता है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डियर किससे, एम से रिप्रेजेंट करता था, और यील्डिंग मूवमेंट को डियर मैं किससे रिप्रेजेंट करता था, एम वाई से, और प्लास्टिक मूवमेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता था डियर, एम पी से रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे डियर हमने कंडीशन देखी थी कि जो एफ रहता है आपका परमिसिबल स्ट्रेस रहती है वो यील्ड स्ट्रेस से कम रहती है, बट जो डियर यहाँ पे जो एफ रहता है, एफ वाई जो रहता है वो इज इक्वल, सॉरी किसके इक्वल रहता है, तो यहाँ पे जो एफ रहता है वो इक्वल हो जाता है डियर एफ वाई के, और यहाँ पे डियर एफ वाई इक्वल टू एफ वाई हो जाता है। ठीक है डियर। तो यहाँ पे डियर अगर आपने इसका प्लास्टिक निकाला था यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन या फ्लेक्सुरल इक्वेशन से, तो आपके पास प्लास्टिक एम पी मतलब सेफ मूवमेंट क्या आया था डियर, जेड ई इंटू एफ आया था। यहाँ पे देखा था हमने तो डियर यहाँ पे कितना आया था, दैट इज यील्डिंग, तो दैट इज जेड ई इंटू एफ वाई आया था, और होते होते लास्ट में क्या बन गया था डियर, वो रेक्टेंगुलर बन गया था, तो दैट इज एम पी इज इक्वल टू जेड पी इज एफ वाई बन गया था डियर। ठीक है डियर। फिर हमने डियर इसका डायग्राम देखा था कुछ, कि इसका डायग्राम डियर कैसे बना था, कुछ ऐसे बने थे। इसके तीनों डायग्राम हम बना लेते हैं। इसके तीनों डायग्राम कैसे बने थे, ठीक है डियर। तो इसका डायग्राम डियर ऐसा बना था आपके पास, कुछ ऐसा बना था डियर, कुछ ऐसा, ठीक है। और इसका डायग्राम भी डियर कैसा बना था आपका, लीनियर बना था। कैसे बना था डियर, ये भी लीनियर बना था, ठीक है। ये भी कैसा बना था डियर, लीनियर बना था। बट एंड पे ये डायग्राम कैसे बन गया था डियर आपके पास, रेक्टेंगुलर। एंड पे कैसे बन गया था डियर, ये एंड आते आते ये डायग्राम कैसे बन गया था डियर आपका, रेक्टेंगुलर बन गया था डियर, ठीक है। कुछ यही देखे थे हम, लास्ट तक आते आते ये डायग्राम आपका रेक्टेंगुलर बन गया था, ठीक है, रेक्टेंगुलर बन गया था डियर। तो जब ये डायग्राम आपके पास लाते आते आपने बोला है कि सर रेक्टेंगुलर बन गया, कुछ इस तरह से क्या बन गया था डियर, ये रेक्टेंगुलर बन गया था। कुछ यही कंडीशन देखी है हमने भाई, आते आते ये डायग्राम क्या बन गया था आपका, रेक्टेंगुलर बन गया था। यानी कि सारी स्ट्रेसेस कहां पे आ गई थी आपकी, सारी यील्डिंग वैल्यू एफ वाई पे आ गई थी। तो इस पे कंडीशन थी कि एफ इज लेस देन एफ वाई, ठीक है डियर, एफ इज लेस देन एफ वाई। और यहाँ पे भी कंडीशन थी एफ इज इक्वल टू एफ वाई, और ये क्या था डियर, एफ इज इक्वल टू एफ वाई। और यहाँ पे सारे पे क्या आ गया डियर, यहाँ पे आपका एफ वाई आ गया था डियर, यहाँ पे भी एफ वाई आ गया था, यहाँ पे भी एफ वाई आ गया था, और यहाँ पे भी एफ वाई आ गया था। जैसे ही डियर आपका स्ट्रेस डायग्राम क्या बन गया था, स्ट्रेस डायग्राम आपका रेक्टेंगुलर बन गया था, तो आपका एक प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड हुआ डियर। क्या हुआ था, प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड। और डियर्स यहाँ से आपने रिलेशन भी देखा कि प्लास्टिक मूवमेंट और यील्डिंग मूवमेंट के बीच में जब आपने रिलेशन देखा, और दूसरा रिलेशन आपने डियर प्लास्टिक और सेफ मूवमेंट के बीच में रिलेशन भी स्टडी किया था। जब डियर प्लास्टिक और यील्डिंग मूवमेंट, तो आपको मिला था शेप फैक्टर। क्या मिला था, शेप फैक्टर, जो क्या था डियर, एम पी बाय एम वाई था डियर, एम पी बाय एम वाई। अगर डियर मैं एम पी की वैल्यू देखूँ तो एम पी की वैल्यू क्या थी, जेड पी बाय एफ वाई, और एम वाई की वैल्यू क्या थी डियर, जेड ई इंटू एफ वाई। तो एफ वाई से एफ वाई कैंसल, तो ये क्या हो गया डियर, जेड पी बाय जेड ई हो गया डियर। क्लियर है। कुछ इस तरह से आपके पास कंडीशन बनी थी भाई, दैट इज जेड बाई ई बन गई थी। उसी तरह से डियर जब दूसरा रिलेशन बना तो आपके पास लोड फैक्टर आया था, और लोड फैक्टर क्या था डियर आपके पास, एम पी बाय एम वाई था। क्या था डियर, एम पी बाय एम वाई, और एम पी क्या था डियर आपके पास, एम पी था जेड पी बाय एफ वाई। क्या था डियर, जेड पी बाय एफ वाई। और एम वाई कितना था डियर आपके पास, सेफ मूवमेंट, सॉरी नॉट एम वाई, सेफ मूवमेंट मतलब एम, तो एम कितना था डियर आपके पास, दैट इज जेड ई इज एफ। तो डियर आपको जेड पी बाई जेड का पता था कि क्या हो गया डियर, शेप फैक्टर हो गया था, और शेप एफ वाई बाई एफ क्या हो गया डियर आपके पास, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया था डियर, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशनें आपने यहाँ पे देखी डियर। जैसे ही आपका डायग्राम स्ट्रेस, हाँ और एक और ये भी था कि वैल्यू क्या है डियर आपके पास, लेस देन है। तो डियर अगर आपके पास, आपने ये कंडीशन भी देखी है कि अगर डियर आपके पास एम पी बाई एम वाई क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं डियर, हम शेप फैक्टर बोलते हैं। कि आपका हमेशा जो रहता है डियर, प्लास्टिक मूवमेंट टू यील्ड मूवमेंट क्या रहता है, हमेशा मोर रहता है किसका, शेयर फैक्टर का डियर, किसका डियर, शेयर फैक्टर का।
तो जब डियर शेयर फैक्टर 1 से ज़्यादा रहता है तो ऑब्वियसली बात है डियर कि जो आपके पास MP/My है, MP/m है, वो भी ऑलवेज क्या रहेगा डियर आपके पास ज़्यादा ही रहेगा। तो वो भी क्या रहेगा डियर आपके पास, लोड फैक्टर भी क्या रहेगा डियर, ज़्यादा ही रहेगा डियर। क्लियर है। तो ये सारी कंडीशनें आपने जनरल कंडीशनें को डियर 1 बाय 1 करके क्या किया था डियर, स्टडी कर लिया था डियर। आगे डियर अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में आता है डियर कोलैप्स लोड। कोलैप्स लोड मतलब आपका प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड हुआ। तो कोलैप्स लोड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ डियर, आपका मतलब आपके स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गया डियर, अब पीछे सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डियर आपका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ, स्ट्रेस डायग्राम कैसे बना, रेक्टेंगुलर। स्ट्रेस डायग्राम कैसे बना डियर, स्ट्रेस डायग्राम कैसे बना, स्ट्रेस डायग्राम सर हमारा बना रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बना। रेक्टेंगुलर होने से क्या हुआ डियर आपके पास प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड हुआ। क्या हुआ डियर, प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड हुआ। बिल्कुल सही कहा था सर आपने, ये भी प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड हो जाता है, मैंने सब बताए हैं। प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड होने से क्या हुआ, आपके स्ट्रक्चर के अंदर रोटेशन आया। रोटेशन आने से क्या आया डियर, मैकेनिज्म डेवलप हुआ, मैकेनिज्म डेवलप्ड हुआ डियर। मैकेनिज्म के डेवलप्ड होने से क्या हुआ डियर, आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल बना। स्ट्रक्चर क्या बना डियर, अनस्टेबल बना। अनस्टेबल से आपके पास क्या आया डियर, अनस्टेबल से आपके पास कोलैप्स लोड हुआ, क्योंकि अनस्टेबल किसकी वजह से होगा, ड्यू टू कोलैप्स लोड की वजह से। तो कोलैप्स लोड आपके स्ट्रक्चर को क्या बनाता है डियर, अनस्टेबल बनाता है और उसके अंदर मैकेनिज्म इंड्यूस करता है। और साथ में ही आपको ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है डियर। तो आगे जो लिखते हैं डियर हम कि कोलैप्स लोड क्या होता है डियर, कोलैप्स लोड मींस टू मेक द स्ट्रक्चर क्या बनाता है डियर, टू मेक द स्ट्रक्चर को क्या बनाता है ये, टू मेक द स्ट्रक्चर को बनाता है डियर ये अनस्टेबल, स्ट्रक्चर को बनाएगा अनस्टेबल और कैसा बनाएगा, और इंड्यूस, और क्या इंड्यूस करेगा डियर, और इंड्यूस टू ए मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म को इंड्यूस करेगा, मैकेनिज्म को इंड्यूस करेगा। मैकेनिज्म इंड्यूस होगा डियर तो उसमें और क्या होगा, रोटेशन आएगी, रोटेशन भी तो होगा डियर, रोटेशन होगी। और आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा डियर, इनडिटर्मिनेट। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा डियर इस केस में, इनडिटर्मिनेट रहेगा। स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट रहेगा देन मिनिमम, तो उस कंडीशन में मिनिमम प्लास्टिक हिंज, देन उस कंडीशन में क्या होगा डियर आपके पास, मिनिमम प्लास्टिक हिंज इज रिक्वायर्ड, हिंज इज डेवलप्ड प्रिंसिपल सॉरी, तब क्या होगा, मिनिमम प्लास्टिक हिंज इज रिक्वायर्ड। तो कितना प्लास्टिक हिंज उस कंडीशन में रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा बन गया, इनडिटर्मिनेट। स्ट्रक्चर जब डियर इनडिटर्मिनेट बनता है तो इसकी कंडीशन है नंबर ऑफ हिंज n इज इक्वल टू ds+1। n क्या है डियर, नंबर ऑफ हिंज। तो इसको लिख देते हैं डियर, n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ हिंज, कि कितने नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज लगेंगे आपके पास, प्लास्टिक हिंज, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज। ठीक है डियर, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज। उसके बाद डियर जो ds है, ds क्या है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेट। तो डिग्री ऑफ ये क्या है डियर आपके पास, डिग्री ऑफ स्टैटिक्स इनडिटर्मिनेट डियर। ठीक है, और 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेट क्या होगा डियर, यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेट हो जाएगा आपके पास ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, r माइनस r। r क्या है डियर, r है आपके पास अननोन, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन। r क्या है डियर, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन डियर, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन है। और r क्या है डियर, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी आपको यहां से बस उसमें ऐड कर देना, तो आपको क्या लग जाएगा डियर, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज का पता लग जाएगा डियर। तो यहां तक कंडीशन क्या हो गई डियर आपकी, सेटिस्फाई हो गई है डियर।
ठीक है सर, अब देखते हैं कि जो ये कोलैप्स लोड होता है इसको सेटिस्फाई करने के लिए भी कुछ कंडीशन होती है डियर। वो कंडीशन क्या होती है? कोलैप्स लोड को सेटिस्फाई करने के लिए फ्लोइंग कंडीशन होती है, फ्लोइंग कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। तो इसके लिए सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ कंडीशन होती है। पहली रहती है डियर इक्विलिब्रियम कंडीशन, दूसरी रहती है मैकेनिज्म कंडीशन और तीसरी रहती है डियर यील्ड कंडीशन। ठीक है, आपके पास डिफरेंट कंडीशन रहती है डियर। आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलती है कि व्हेन द स्ट्रक्चर इज अबाउट, पहली कंडीशन फर्स्ट पॉइंट क्या लिखता है ये कि व्हेन द स्ट्रक्चर क्या है डियर, स्ट्रक्चर इज कोलैप्स, कि जब आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा होता, क्या हो रहा होता डियर, जब आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा होता तो व्हेन द स्ट्रक्चर इज अबाउट लिख देता हूं, इज अबाउट, व्हेन द स्ट्रक्चर इज अबाउट कोलैप्स, जब आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा होता है तो वहां पे क्या होगा, इट इज स्टिल, तो उस कंडीशन में आपकी क्या स्टिल होगी वहां पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या होगा डियर यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टिल होगी। ठीक है डियर, और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है डियर आपके पास, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस is equal to 0 and summation of horizontal forces is equal to 0 and summation of moment is equal to 0। तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए डियर आपके पास, सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन में आता है डियर मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म कंडीशन होती है ये भी हम लिख लेते हैं, when the structure is, जब आपका स्ट्रक्चर क्या हो रहा होता है, जस्ट स्ट्रक्चर इज कोलैप्स, आपका कोलैप्स हो रहा होता है, कोलैप्स हो रहा होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा डियर, तो उस कंडीशन में आपके पास सफिशिएंट, क्या होगा डियर, सफिशिएंट प्लास्टिक ऑफ हिंज इज रिक्वायर्ड। तो वहां पे क्या होगा डियर, सफिशिएंट प्लास्टिक ऑफ हिंज इज रिक्वायर्ड रहेंगे डियर। तो वहां पे क्या रहेगा डियर, प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड रहेगा। जो किसको लीड करेंगे, टू लीड्स द, जो लीड्स करेंगे, टू लीड्स द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लीड करेंगे, टू लीड द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है डियर, जो लीड करेंगे स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने में, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। क्या बोला मैंने कि व्हेन द स्ट्रक्चर इज कोलैप्स सफिशिएंट प्लास्टिक ऑफ हिंज इज रिक्वायर्ड, तो उस समय क्या फॉर्म होगा आपका, तो उस समय आपका स्ट्रक्चर क्या करने की कोशिश करेगा, टू फॉर्म लिख दूं मैं, टू फॉर्म स्ट्रक्चर क्या करने की कोशिश करेगा, आपका ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा, टू फॉर्म स्ट्रक्चर इज ट्रांसफॉर्म। तो क्या करने की कोशिश करेगा, आपके स्ट्रक्चर को ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। जो किसको लीड करेगा, टू लीड्स, जो लीड्स करेगा, टू लीड्स द, जो किसको लीड्स करेगा डियर, कोलैप्स लोड को, किसको लीड करेगा, आपके कोलैप्स लोड को लीड करेगा। क्या बोला कि जैसे ही आपके स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड होंगे वैसे ही आपके स्ट्रक्चर के अंदर एक मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपका स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। और वो जब जैसे स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म करेगा, यानी कि जैसे मेरी बाजू अभी ये क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब रोटेट हो रही है, तो वैसे ही वहां पे आपका कोलैप्स लोड इंड्यूस होगा। ठीक है डियर, यील्ड कंडीशन, जो डियर यील्ड कंडीशन में भी क्या होता है आपके पास, व्हेन द स्ट्रक्चर इज अबाउट, व्हेन द स्ट्रक्चर इज अबाउट, कि स्ट्रक्चर इज अबाउट क्या हो रहा है आपका डियर, व्हेन द स्ट्रक्चर इज अबाउट टू कोलैप्स, कि डियर आपका जब आपका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यील्ड की कंडीशन में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए डियर, शुड नॉट एक्सीड नहीं करना चाहिए डियर, किससे, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ द सेक्शन, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ द सेक्शन से नहीं करना चाहिए डियर। जो क्या होगा डियर, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को मैं डिनोट कर रहा हूं डियर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, mx मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट इज प्लास्टिक मूवमेंट से डियर एक्सीड नहीं करना चाहिए। mx क्या है डियर आपके पास, मैक्सिमम प्लास्टिक बेंडिंग मोमेंट है डियर।
तो ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। अब क्वेश्चन ये उठता है, अब क्या सर ये एक जो आप ये बोल रहे हैं सर 3 कंडीशन बोली, इक्विलिब्रियम कंडीशन और मैकेनिज्म कंडीशन और यील्ड कंडीशन, क्या सर ये तीनों कंडीशन कोलैप्स के लोड में सेटिस्फाई होगी? जी नहीं डियर, ऐसा बहुत कम चांसेस रहते हैं कि तीनों की तीनों कंडीशन क्या हो आपके लिए सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पे डियर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहूँ, एक नोट पॉइंट में डाल के लिखना चाहूँ, नोट पॉइंट में क्या है डियर आपका कि नोट पॉइंट में हमने वही लिखना है कि इफ ऑल दी थ्री, इफ कि जो आपके पास इफ ऑल दी 3 कंडीशन, जो भी आपके पास 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन, इफ ऑल दी 3 कंडीशंस आर शुड बी सेटिस्फाई, अगर ये तीनों कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, फाइंड देन वी गेट यूनिक वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड। तो ये क्या होगी डियर आपके पास, कोलैप्स लोड की एक यूनिक वैल्यू होगी डियर, ठीक है। ऐसा बहुत कम चांसेस है कि ये तीनों की तीनों क्या हो जाए डियर, आपके पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसके लिए डियर यहाँ पे क्या किया आपके आईएस कोड ने, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड डियर यहाँ पे क्या बोलता है, आईएस कोड बोले तो 800-2007, कौन सा कोड की बात करेंगे डियर हम यहाँ पे, 800-2007 की बात करेंगे। उसके मुताबिक डियर इसने क्या बोला, उसने ये बोला कि इट शुड बी सेटिस्फाई गिवन 2 इक्वेशन, कि कोई भी 2 कंडीशन होगी डियर जो सेटिस्फाई होगी। इट शुड satisfied any two condition, दो कंडीशन होगी, 2 कंडीशन ऑफ दी कॉम्बिनेशन, कोई 2 कंडीशन का कॉम्बिनेशन बनेगा डियर, ठीक है। पहला क्या है डियर आपके पास, पहली कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन है डियर आपके पास, फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन सी डियर, इक्विलिब्रियम कंडीशन डियर, पहली तो ये कंडीशन है डियर। और जो दूसरी कंडीशन है डियर, दूसरी आती है आपके पास, दैट इज यील्डिंग कंडीशन, सेकंड इज मैकेनिज्म, मेरे लिए ये सेकंड इज मैकेनिज्म कंडीशन, एंड थर्ड जो डियर रहेगी आपके पास, थर्ड रहेगी डियर यील्डिंग कंडीशन, कौन सी डियर, यील्डिंग कंडीशन, ठीक है, यील्डिंग कंडीशन। तो ये इन 2 का कॉम्बिनेशन होगा, कोई 2 का, जैसे यहाँ पे डियर पहला ये होगा आपके पास, ये वाली पहली कंडीशन कौन सी बनाई डियर, मैंने पहली कंडीशन बनाई इन 2 का कॉम्बिनेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड दूसरा इज मैकेनिज्म कंडीशन। इस कंडीशन को डियर क्या बोला गया है, इस कंडीशन को बोला गया है डियर आपके पास अपर बॉन्ड थ्योरम, कौन सी थ्योरम डियर, अपर बॉन्ड थ्योरम बोला गया डियर इसको, ठीक है, अपर बॉन्ड थ्योरम बोला गया है, कौन सी थ्योरम डियर, अपर बॉन्ड। और डियर जो सेकंड नंबर पे जो रहती है आपके पास, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन और लास्ट वाली डियर आपके पास यील्डिंग कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है डियर, ये आपके पास लोअर बॉन्ड थ्योरम, कौन सी डियर, लोअर बॉन्ड थ्योरम, ठीक है डियर, कौन सी है, लोअर बॉन्ड थ्योरम है डियर, ठीक है, लोअर बॉन्ड थ्योरम। अब डियर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डियर आपका अपर बॉन्ड थ्योरम होता है उसको आप क्या बोलते हैं डियर, उसको आप काइनेमेटिक्स मेथड बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं डियर, इसको आप काइनेमेटिक्स मेथड भी बोलते हैं डियर, कौन सा मेथड डियर, काइनेमेटिक्स मेथड। तो ये भी चीज याद रखना कि इसको आप काइनेमेटिक्स मेथड भी बोलते हैं। और जो दूसरा है डियर, इसको आप स्टैटिक्स मेथड बोल सकते हैं, कौन सा मेथड डियर, स्टैटिक्स मेथड बोल सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि सर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी एंड मैकेनिज्म होगा तो अपर बॉन्ड थ्योरम कहलाएगी या काइनेमेटिक्स मेथड कहलाएगा। अगर डियर यील्डिंग कंडीशन हुई और आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन हुई, दोनों में क्या चीज गिवन है, दोनों में इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन है डियर। तो आइए अब डिस्कशन करते हैं डियर इसको 1 by 1। तो सेकंड जो डियर आती है आपके पास,
सेकंड जो आती है आपके पास कोलैप्स लोड बाय टू मेथड। कोलैप्स लोड आपको दो मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला रहेगा डियर लोअर बाउंड थ्योरम। तो लोअर बाउंड थ्योरम को हम डियर इट इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं डियर, इट इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, ये पॉइंट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन एज स्टैटिक्स मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं डियर, इसको स्टैटिक्स मेथड बोला जाता है, स्टैटिक्स मेथड बोला जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट रहेगा डियर इसका, सेकंड पॉइंट रहेगा कि जो ये लोअर, इसमें दो कंडीशन होती है, टू कंडीशंस, दो कंडीशन कौन सी होती है डियर इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो कंडीशन कौन सी होती है, पहली कंडीशन होती है डियर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम, ये तो सभी में गिवन होती है डियर, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। और सेकंड आपके पास डियर कौन सी कंडीशन होती है भाई, सेकंड होती है डियर दैट इज यील्डिंग कंडीशन। कौन सी डियर, यील्डिंग कंडीशन। कौन सी होती है डियर, यील्डिंग कंडीशन, यील्डिंग कंडीशन। ठीक है डियर, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या आता है डियर इसका, कि जो ये लोअर बाउंड थ्योरम होती है आपके पास, इसमें क्या होता है डियर, इसमें आपका पास थर्ड कंडीशन होती है कि जो आपके पास डियर कौन सा लोड, दैट इज कैलकुलेटेड कोलैप्स लोड होता है डियर, वो क्या होता है डियर, वो आपके पास लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू डियर क्या होता है, ट्रू कोलैप्स लोड। कौन सा, ट्रू कोलैप्स लोड, ट्रू कोलैप्स लोड। ये वैसे चेक नहीं करते आप, ठीक है, पर आपको याद होना चाहिए कि कभी कभी अगर ये जेई जुई में ये पूछ लिए जाए कि दैट इज पी क्या है हमारे पर, कैलकुलेटेड कोलैप्स लोड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू पी यू होगा, तो उस कंडीशन को भी हम क्या नाम देंगे, लोअर बाउंड थ्योरम। जो नेक्स्ट जो डियर रहता है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट रियाज का या जो याद रखना है कि जो आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है डियर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है डियर, वो क्या होता है डियर, वो आपके पास लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या होता है डियर, इक्वल टू प्लास्टिक मूवमेंट। क्या होता है डियर, प्लास्टिक मूवमेंट, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ द सेक्शन होता है डियर, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी पड़ेगी। तो यार इसका क्या बना डियर शॉर्टकट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इज लेस देन इक्वल टू इज प्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है डियर। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। वैसे डियर अगर आप देखा जाए इस मेथड से आप कैलकुलेशन नहीं करते, क्यों नहीं करते कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे डियर आपके जो केसेस रहते हैं बड़े डिफिकल्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कम यूज किया जाता है, इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। इसका डियर क्या है, इट इज नॉट कॉमनली यूज, इसका कॉमनली हम यूज नहीं कर सकते हैं डियर। इसका पीछे रीजन है सर क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर बनता है इससे क्या बन जाती है, कैलकुलेशन क्या बन जाती है हमारी, बहुत डिफिकल्ट बन जाती है। तो ये सारे के सारे जो लोअर बाउंड के कंसेप्ट थे ये आपको बताए हैं। चलो देखते हैं जिधर इसका एक दो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं इनके कि कैसे कैसे ये होते हैं, किस मेथड से करना। मुझे पहला एग्जाम्पल ये मुझे करना है बाय यूजिंग ऑफ, बाय यूजिंग कौन सा मेथड, स्टैटिक्स मेथड से। लोअर बाउंड थ्योरम है तो दैट इज स्टैटिक्स मेथड से करूंगा डियर मैं। कौन से मेथड से करूंगा इसको, स्टैटिक्स मेथड से, स्टैटिक्स मेथड से करेंगे डियर हम। अब जब देखिएगा डियर यहाँ पे, अब देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है लोअर बाउंड, क्वेश्चन में लिखा है स्टैटिक्स मेथड। स्टैटिक का मतलब क्या होता है डियर, ये आपके पास ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि ये क्या है, फिक्स्ड है। क्या ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सर फिक्स्ड होता है एंड स्टेबल होता है। कैसा होता है डियर, फिक्स होता है और स्टेबल होता है, ठीक है। ये चीज भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि आपके लोअर बाउंड थ्योरम में आपका स्ट्रक्चर कैसा रह सकता है, फिक्स रह सकता है और स्टेबल। और आपको पता है डियर जब आप प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं तो कोलैप्स लोड में आपका स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए, अनस्टेबल रहना चाहिए। तो पहले आपका स्ट्रक्चर स्टेबल है, बाद में उसको क्या बनाना पड़ेगा, अनस्टेबल बनाना पड़ेगा, तो डिफिकल्ट रह जाएगा डियर। तो इसकी कुछ केसेस तो ऐसे हैं डियर कि हम जिनको कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे ये है डियर। तो इसका हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, इसका हम डियर बेंडिंग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ
तो इसका बेंडिंग डायग्राम कुछ बनेगा डियर इस तरह से। स्टेबल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से इसका बेंडिंग डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है, कुछ इस तरह से। या तो ये पॉइंट लोड हो सकता है डियर, ये है आपके पास पॉइंट लोड होगा तो WL/4 होगा डियर। अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग होगी इसके ऊपर, तो क्या आ गया WL²/8 आएगा। तो यहाँ पे डियर आपके पास क्या हो जाएगा, वही कंडीशन, यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा डियर, कंडीशन क्या है कि लेस देन इक्वल टू प्लास्टिक मूवमेंट, यही है डियर। तो मैं क्या कर लेता हूँ डियर, अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो ये चीज निकाल दो डियर। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा पॉइंट लोड का, तो दैट इज WL/4 इज लेस देन इक्वल टू MP। तो मैं क्या लेता हूँ, इक्वल टू का साइन ले लेता हूँ डियर, WL/4 इज इक्वल टू MP। तो आप क्या निकाल दो डियर, यहाँ पे W निकाल दो। तो W क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे कोलैप्स लोड हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू दैट इज MP/4MP/L हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा, 4MP/L हो जाएगा, दैट इज कोलैप्स लोड। तो आप बोलोगे सर इससे कैलकुलेट तो इजी है, बट कैलकुलेट इजी है डियर पर ये डिफिकल्ट है। यहाँ एक दो केसेस तो बन जाएंगे पर बाकी केस इसके नहीं बनेंगे डियर। जैसे ये वाला केसेस भी बन जाएगा यहाँ पे, तो इसका भी हम बनाएंगे डियर कुछ। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कुछ जहाँ पे ये रहेगा और ये बना दिया डियर मैंने यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका हिंज डेवलप होगा वो कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा मैक्सिमम पे, ठीक है। तो यहाँ पे डियर अगर कंडीशन देखूँ तो वहीं पे मैं सेम लगा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ किया जैसे वहीं करूँगा। तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मूवमेंट होगा डियर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, मैं ले लेता हूँ प्लास्टिक मूवमेंट, क्योंकि इक्वल टू के साइन के रिक्वायर कर रहा हूँ मैं। तो डियर यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगा, जैसे ये W है तो ये हो जाएगा WAB/L, यही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी करो, WAB/L हो जाएगा, दैट इज MP। क्लियर है। तो ये इस तरह की कंडीशन है आपके यहाँ पर बन जाएगी डियर। ऐसा नहीं कि आप कुछ इसको करना नहीं है, पर फिर भी इसकी एक दो प्रॉब्लम अगर ये आ गई, जैसे आपका ये यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये दूसरा ये आ गया और उसने बोल दिया कि कोलैप्स लोड कैलकुलेट कीजिएगा, तो आप डियर इजीली कैलकुलेट करेंगे। तो W यहाँ पे आ गया डियर, W इज इक्वल टू MPL डिवाइडेड बाय AB, दिस इज AB, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपके पास, यहाँ पे भी क्या आ गया डियर, ये कोलैप्स लोड आ गया। तो W क्या है डियर यहाँ पे आपके पास, दैट इज कोलैप्स लोड है, क्या है, कोलैप्स लोड है। और W भी यहाँ पे क्या है डियर, दैट इज कोलैप्स लोड। कौन सा लोड डियर, कोलैप्स लोड, ठीक है। अब मूव करते हैं दूसरी थ्योरम के ऊपर। सेकंड थ्योरम क्या बोलती है डियर, अपर बॉन्ड थ्योरम। तो अपर बॉन्ड थ्योरम इट इज आल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं डियर, इस थ्योरम को आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं हम, काइनेमैटिक्स मेथड, काइनेमैटिक्स मेथड बोलते हैं डियर। कौन सा मेथड डियर, काइनेमैटिक्स मेथड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डियर कैसा होता है, ये आपके पास कैसा होता है, मूवेबल होता है, यहाँ पे मूवेबल एंड क्या होता है डियर, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है सर। और यहाँ पे डियर जो फ्लोइंग कंडीशन रहती है, यहाँ पे जो दो कंडीशन रहती है, दो कंडीशन कौन सी रहती है डियर यहाँ पे, एक तो रहती है डियर पहली कंडीशन, अपर बॉन्ड में एक पहली कंडीशन और एक दूसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या थी डियर आपके पास, पहली कंडीशन थी आपके पास इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डियर, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन थी आपके पास। एंड सेकंड जो कंडीशन रहेगी डियर आपके पास वो रहेगी डियर यहाँ पे मैकेनिज्म कंडीशन। कौन सी डियर, मैकेनिज्म कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है डियर। जब डियर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बन गई और मैकेनिज्म कंडीशन भी बन गई, तभी आपकी अपर बॉन्ड थ्योरम क्या होगी डियर, एप्लीकेबल होगी। अब यहाँ पे डियर ये आता है कि जो आपके पास कोलैप्स लोड होता है, यानी कि कैलकुलेटेड कोलैप्स लोड, जो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड कोलैप्स लोड होता है डियर, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपके पास लोड इज इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन होगा, सॉरी, इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन ट्रू कोलैप्स लोड, ट्रू कोलैप्स लोड के होता है डियर, ठीक है, दैट इज ट्रू कोलैप्स लोड। तो इसको मैं लिख सकता हूं डियर, P लिख गया मेरा, P इज ग्रेटर देन PU, ठीक है। अब ये मत सोचना है कि यहाँ पे सर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन, वो कंडीशन आपको यहाँ पे अभी नहीं रखनी है याद।
सेकंड कंडीशंस रहेगी डियर यहाँ पे कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किस मेथड का यूज करना पड़ेगा, इसकी कोलैप्स लोड ड्यू टू द कैलकुलेशन ऑफ द कोलैप्स लोड किसकी मदद लेनी पड़ेगी डियर हमें, ड्यू टू द कैलकुलेशन ऑफ द कोलैप्स लोड इज डन बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। ठीक है डियर, वर्चुअल वर्क डन का क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा डियर। ठीक है, तो ये आपने +1 क्लास में पढ़ी होगी कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या होता है डियर। तो ये आगे देखते हैं डियर हम, जो प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क डन जो रहता है, सपोज कीजिएगा डियर आपके पास एक मेंबर्स है, पहले मैं लिख लेता हूं इसको। ये क्या होता है डियर आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन डियर। क्लियर है, तो ये चीज याद रखना। अब सर ये समझे नहीं हम, कोई बात नहीं, मान लेते ये बॉडी है आपके पास, एक बॉडी यहाँ पे है और दूसरी बॉडी डियर आपके पास, सपोज करो ये बॉडी यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, कुछ ये इसके पास मूव कर रही होगी। ठीक है डियर, और दूसरी बॉडी बिल्कुल ऐसे होगी डियर यहाँ पे। ठीक है, ये बॉडी क्या आ गई डियर यहाँ पे, ये आ गई होगी। ये बॉडी यहां से चलकर क्या आ गई डियर, यहाँ पे आ गई है डियर। यहाँ पे कोई अप्लाइड फोर्स लगा डियर आपके पास, कौन सा फोर्स लगा डियर, अप्लाइड फोर्स लगा होगा, कोई पी फोर्स दिया होगा आपने, यहाँ पे एफ फोर्स दे दो। और यहाँ पे इसने कितना डिस्प्लेस किया है, ये डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके इसका डिस्प्लेस मान लेते मैं यहां तक, तो यहां तक आपकी बॉडी मूव की होगी, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा डियर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, इसके लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में हुआ, मतलब उसी डायरेक्शन में। अगर डियर ये लाइन ऑफ एक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। बट डियर अगर ये क्या हो जाए कि यही आपके पास जो मेंबर है, यही जो आपके पास मेंबर है, ये कैसे रोटेट करे, करना तो चाहिए डियर उसको, मतलब इस साइड कहाँ करना चाहिए उसको डियर, करना तो उसको चाहिए मतलब उसकी लाइन ऑफ एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, तभी तो आपका वर्क डन निकलेगा। बट डियर इस आपका लाइन ऑफ एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब मैं इसको इस तरफ को पुश कर रहा हूं, इस तरफ इसको धक्का दे रहा हूं, तो ये उधर नहीं जा रहा है, ये कहां जा रहा है, वर्टिकली डाउन डिस्प्लेस हो रहा है। अगर ये क्या हो रहा है डियर आपका, वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है डियर। सपोज करो ये क्या हुआ डियर आपका, वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेस हुआ, कि आपने यहाँ पे कोई फोर्स लगाई होगी डियर, नो डाउट कि सर यहाँ पे हमने कोई फोर्स लगाई, ये फोर्स लगाई, ठीक है, कौन सी फोर्स लगाई डियर, ये कोई एफ फोर्स लगाई होगी, तो ये इसका मूवमेंट आगे होना चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नॉट मूवमेंट, तो ये कहाँ पे हुआ डियर, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ कुछ, तो ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ इसका, वर्टिकली, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं हुआ। तो इस डिस्टेंस को, इस यहाँ पे जो वर्क डन होगा डियर वो क्या होगा आपका, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। वर्क डन जीरो क्यों होगा, ताकि आपकी बॉडी वर्टिकली डिस्प्लेस कर रही है। अगर डियर वो अपने उसी लाइन ऑफ एक्शन पे डिस्प्लेस करती तो आपका वर्क डन क्या हो जाता है डियर, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एक्शन, ठीक है, एक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहां पे डियर अगर आप कैलकुलेट करना चाहो वर्क डन इन केस ऑफ कोलैप्स लोड, वर्क डन, तो यहां पे लिखता हूं मैं डियर वर्क डन इन केस ऑफ, किस केस में डियर, इन केस ऑफ कोलैप्स लोड के केस में। कोलैप्स लोड पे आप कैसे निकले गई है, तो कोलैप्स लोड ये तो आपने पिछला स्टैंडर्ड का पढ़ा था, तो यहां पे हो जाएगा डियर वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर आपके पास, यहां पे हो जाएगा आपके पास फोर्स को किसमें, मोमेंट इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा डियर ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है डियर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है डियर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में क्या है डियर, अगर आपकी बॉडी इज इक्विलिब्रियम है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट्स बना के लिख दूं मैं, इफ
दी बॉडी इज, अगर आपके पास बॉडी क्या है डियर, बॉडी इज इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है डियर, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके पास, तो उस कंडीशन में हमारे सारी फोर्सेस, देन टोटल वर्क डन, देन टोटल वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, टोटल वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज जीरो, ऑल दी फोर्सेस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सारी फोर्सेस क्या हो जाएगी डियर आपके पास, जीरो हो जाएगी अगर आपकी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। ठीक है डियर, तो देखते हैं डियर, तो कैसे हम सब कैलकुलेट करेंगे। तो आप जो डियर कैलकुलेट करेंगे वो सीधा कैलकुलेट किया जाएगा कि वर्क डन इज W इज इक्वल टू इज, वर्क डन क्या होगा डियर आपके पास, वर्क डन होगा आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। ठीक है डियर, तो अब एक्सटर्नल वर्क डन कैसे निकलेगा डियर, एक्सटर्नल वर्क डन ये निकलेगा डियर आपके पास लोड इनटू डिफ्लेक्शन। कैसे निकलेगा, लोड इनटू डिफ्लेक्शन डियर, लोड इनटू डिफ्लेक्शन। और उसी तरह से इंटरनल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन कैसे निकलेगा डियर, इंटरनल वर्क डन आपके पास निकलेगा इज इक्वल टू मोमेंट इनटू रोटेशन। कैसे निकलेगा डियर, मोमेंट इनटू रोटेशन, कुछ इस तरह से निकलेगा डियर। ठीक है, मोमेंट इनटू रोटेशन से निकलेगा। ठीक है डियर, तो ये सारी चीजें थी जो आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए थी डियर। कैसे वर्क कैलकुलेट करेंगे, यही आपका जो वर्क डन आएगा इसी को आप कैलकुलेट करेंगे कि इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू मोमेंट इनटू रोटेशन, और एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू, जो इंटरनल है इसको लिखता हूं मैं IWD इंटरनल वर्क डन, और एक्सटर्नल को लिखता हूं मैं डियर EWD। तो अब भी जो मैं बात करूंगा वो EWD और IWD पे बोलूंगा। जब भी मैं EW बोलूँ तो एक्सटर्नल समझ जाना, और जब भी मैं I बोलूँ तो आपने इंटरनल वर्क डन समझ जाना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी डियर डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे कि कैसे कैसे इसकी डियर प्रॉब्लम की जाएगी।